नमस्कार दोस्तों। क्या आज से पहले आपने कभी ये सुना है कि एक देश की गवर्नमेंट दूसरे देश में बैठकर फंक्शन करती हो? तिब्बत के केस में ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक सही नहीं भी। तिब्बत को द रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि दुनिया की छत। हम ये बात करेंगे कि कैसे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए चाइना ने एक ऑटोनोमस रीजन पे हमला किया, उस पे अटैक किया, उसकी टेरिटरी को अपने टेरिटरी में शामिल कर लिया और यूएन भी इस पे कुछ नहीं बोल पाया। हम ये भी बात करेंगे कि एक स्पिरिचुअल लीडर जो कि दलाई लामा है, उनको कैसे एग्ज़ाइल लेना पड़ा और जो गवर्नमेंट वो भारत में बैठकर रन करते हैं, उसी को हम गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल कहते हैं। तो हम ये बात करेंगे कि इस गवर्नमेंट का क्या रोल है, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या ये अभी एक्टिव है या नहीं है और किस प्रकार से ये दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि तिब्बत है कहाँ? तो आप देख सकते हैं दिस टेरिटरी, ये जो आप टेरिटरी देख रहे हैं फेडेड कलर में, दिस बेसिकली इज तिब्बत की ऑटोनॉमस रीजन। ये ऑक्यूपेशन से पहले थी। आप देख सकते हैं इस तरफ इंडिया, नेपाल, भूटान, यहाँ इंडिया का सिक्किम एंड ये पूरी टेरिटरी जो देख रहे हैं ये चाइना की है। तो तिब्बत को अगर ऑक्यूपाई नहीं करता चाइना तो आज हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान की डायरेक्ट बाउंड्री चाइना से नहीं लग रही होती। तो एक काफ़ी स्ट्रैटेजिक पॉइंट पे तिब्बत लाई करता है। और अब देखा जाए, क्योंकि एशिया में सबसे स्ट्रैटेजिक पॉइंट अगर कोई हो सकता है तो यही पार्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो है एक गेटवे हो सकता है सारी कंट्रीज में जाने के लिए। यहाँ से इंडिया जा सकते हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार के थ्रू भी जा सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ तिब्बत। तो चाइना ने इसको ऑक्यूपाई किया। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं इसकी मैप को, तो आप देख सकते हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का मैप इन्होंने जारी किया था 1949 से 2006 तक ये मैप था। एंड दिस शोज द टेरिटोरियल सब डिविजन्स। ये 4, 5, 6 टेरिटरीज में डिवाइडेड है। इस तरफ नेपाल है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, तो ये बेसिकली लाई करता है। एंड ये दिखाता है कि किस प्रकार से तिब्बत का एक बड़ा इलाका, ये जो आप इलाका देख रहे हैं ना, ये मोस्टली एरिड है, एरिड रीजन है, यहाँ पे डेजर्ट है एंड दिस इज बेसिकली अ बैरन लैंड। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि तिब्बत में खाली बैरन लैंड, ड्राई लैंड, वो रेगिस्तान जैसी जो दिखती है ज़मीन जिसमें फूल पौधे नहीं होते, वो ही लैंड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वेजिटेशन भी लाई करता है, पेड़ पौधे भी हैं, फर्टाइल लैंड्स भी हैं। मैं इसके बारे में आपसे आगे बात करूंगा। तो तिब्बत के बारे में कुछ जान लेते हैं। तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया की छत। एंड इसका जो साइज है, इट्स अबाउट 2/3 ऑफ इंडिया साइज। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि इट इज़ रिच इन मिनरल्स एंड इसके वास्ट एरियाज, फॉरेस्ट से, फर्टाइल वैलीज से, एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनिमल हस्बेंड्री भी होती है और वेजिटेशन होने के चलते यहाँ पे काफ़ी क्रॉप्स भी ग्रो किए जाते हैं। तो केवल ड्राई एरिड रीजन ही यहाँ पे लाई नहीं करता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ से कई रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि आपकी यार्लुंग जांगपो है जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर है, इंडस रिवर है, और ऐसी कई रिवर्स हैं। क्योंकि यहाँ पे कई ग्लेशियर्स लाई करते हैं, कई हाई माउंटेन पीक्स लाई करती हैं, देयरफॉर इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती थी। एंड दैट्स वाई चाइना ने सोचा कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहेगा और उन्होंने कब्जा कर लिया इस पे। वैसे वो तो चाहें तो पूरी दुनिया को अपना टेरिटरी घोषित कर दें। एंड ये देख सकते हैं कि इनमें हाई माउंटेन पीक्स हैं, जैसे मैंने बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लाई करती है और यही डिफरेंशिएट करती है कि तिब्बत और चाइना में कुछ डिफरेंस है, वो है कि तिब्बत का खुद का कल्चर है, खुद का लैंग्वेज है। यहाँ तक कि लैंग्वेज जो बोला जाता है वो रिटन में भी है, स्पोकन भी अलग है। एंड चाइनीज लैंग्वेज से ये डिफर करता है। इसकी एरिया की बात करें तो इट इज़ अबाउट 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है। अब हम बात करेंगे कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो बेसिकली तिब्बत वाज वन ऑफ द माइटीएस्ट एम्पायर, सबसे बड़ा एम्पायर हुआ करता था और काफ़ी पावरफुल था उस समय सेंट्रल एशिया में। एंड ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, काफ़ी बीसी, आई गेस 6 BC एंड उसके आसपास की बात है ये। तिब्बत की उस समय की जो आर्मी की स्ट्रेंथ थी, इट वाज अबाउट दिस मच, इतने मेन थे उनके पास और उनकी अलग अलग रेजिमेंट हुआ करती थी। एंड हर रेजिमेंट का अपना बैनर हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि हर रेजिमेंट का अपना बैनर था। ये जो ट्रेडिशन था ये 13th दलाई लामा तक चला। इनके अलग अलग जो इनके स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनको दलाई लामा कहा जाता है। दलाई लामा उनका नाम नहीं है। दिस इज बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके करके उनको ये टाइटल मिलता है। तो अभी जो दलाई लामा आप जिनकी पिक्चर देखते हैं वो 14th दलाई लामा है। एंड इन्होंने क्या किया, ये ट्रेडिशन खत्म कर दिया, क्योंकि इनके बहुत सारी रेजिमेंट थी
तो इन्होंने एक बैनर के अंदर सबको डाल दिया. So this is basically the new banner was adopted, and a new proclamation for its adoption by all the military establishment was done, and this banner became the present Tibetan national flag. तो आप ये देख सकते हैं, this is basically the national flag, and ये national flag एक autonomous Tibet region के लिए यूज किया जाता है. तो हम अब देखेंगे कि असलियत में हुआ क्या था. तो बेसिकली 500 साल पहले बुद्धा शाक्यमुनि इन ये आए थे यहाँ पे, एंड बेसिकली एक सेमी लेजेंडरी फिगर थे. सेमी लेजेंडरी फिगर वो होता है जो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं होता, बट इट इज दे आर लेजेंड. और इनकी बात जो है, इनकी जो प्रैक्टिसेस थी उसको अडॉप्ट करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया. बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे इन्वेजन हुए. ऐसे करते करते एक जो टिबेट है वो एक माइटीएस्ट एम्पायर के रूप में पूरे एशिया में एंड यहाँ तक कि काफ़ी रीजन्स में इस्टेब्लिश हुआ. तो बहुत सारे यहाँ पे इवेंट्स हुए थे. मैं उन सब के बारे में यहाँ बात नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही बात करूंगा यहाँ पे. देखिए 1786 में गुरखा ने नेपाल को इन्वेट जो गुरखा थे नेपाल के, उन्होंने इन्वेट किया टिबेट को. बेसिकली ये जो इन्वेजन का ना कारण था, ये बहुत ही आप सुन के हैरान होंगे. बेसिकली क्या था कि सिल्वर कॉइन सप्लाई किए जाते थे, सिल्वर कॉइन सप्लाई किए जाते थे नेपाल द्वारा टिबेट में. एंड व्हाट हैपेंड कि इन्होंने कॉपर की मिलावट करना शुरू कर दी थी इसमें, तो इससे काफी नाराज थे एंड इसलिए उन्होंने इन्वेड किया था. लेट 19th सेंचुरी में ब्रिटिश के, तो क्या हुआ था कि जैसे 19th सेंचुरी आई, जो ब्रिटिश थे उनका एक क्लोज टाई, एक बहुत ही क्लोज टाई बनना स्टार्ट हो गया चाइनीज के साथ. तो चाइनीज ने परसुएट किया ब्रिटिश को कि एक ऐसी डील साइन की जाए कि तिब्बत उनके टेरिटरी में शामिल हो जाए. तो यहां पे इन्होंने सोचा, क्योंकि चाइनीज का जो टाई है वो ब्रिटिश के साथ बढ़ रहा है, तो दे स्टार्टेड फॉर्मिंग टाइज विथ रशिया. और वो रशिया के साथ अपनी टाई, जो तिब्बत है वो रशिया के साथ अपनी टाई बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसका फियर ब्रिटिश में देखने लग गया. चाइना में भी ये फियर आने लग गया कि एक रशिया का सपोर्ट मांग रहा है टिबेट. Therefore, the Tibet was invaded by the British Expeditionary Force under कर्नल, ये जो आप कर्नल का नाम लिख रहे हैं, इन्होंने क्या किया कि जैसे ही देखा कि रशिया का इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ सकता है, तो उन्होंने इन्वेड कर दिया. वो लासा में गए 3 अगस्त 1904 में, और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे कब्जा कर लिया. लेकिन बाद में वो कुछ ऐसे फोर्सेस थे, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे वापस इनको जाना पड़ा, और तिब्बत अभी भी अपने वापस वही स्वरूप में आ गया था. सितंबर 1949 में क्या हुआ कि कम्युनिस्ट चाइना ने विदाउट एनी प्रोवोकेशन उन्होंने ईस्टर्न तिब्बत में हमला बोल दिया, और उन्होंने चामडो नामक एक हेडक्वार्टर था गवर्नर जनरल का ईस्ट तिब्बत में, उस पर कब्जा कर लिया. ये 1950 की बात है. 11 नवंबर 1950 तिब्बतन गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया यूएनओ में कि चाइनीज एग्रेशन हो रहा है भैया, आप हमें बचाइए. तो बेसिकली उस प्रकार से कोई जवाब नहीं मिला उन्हें, और ये तिब्बत जो है वो चाइनीज के ऑक्यूपेशन में चला गया. 9 सितंबर 1951 को thousands of Chinese troops marched into Lhasa, and उन्होंने क्या किया कि तिब्बत पे ऑक्यूपाई कर लिया, एंड डिस्ट्रक्शन हुआ, मोनास्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया गया, रिलीजन इसको सप्रेस किया गया, पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली गई, अरेस्ट हुए, इम्प्रिजनमेंट हुए, मैसेकेर हुआ, इनोसेंट मैन चिल्ड्रन सबकी मौत हुई. 17 मार्च 1959 दलाई लामा, ये 14th दलाई लामा थे, ये लासा से एस्केप किया इन्होंने, और बेसिकली क्या हुआ कि ये पॉलिटिकल असाइलम लेने इंडिया में आ गए. बेसिकली क्या था ना कि वहाँ पे दलाई लामा की काफ़ी बातें सुनी जाती थी, दलाई लामा को काफ़ी माना जाता था, क्योंकि ये बुद्धिस्ट थे, तो बुद्धिस्ट टीचिंग जो थी वो पूरे तिब्बत में फैलाई गई थी. एंड मोस्टली वहाँ पे जो टिबेटन्स थे दे फॉलो ये बुद्धिस्ट जो धर्म है ना, बुद्ध धर्म, इसकी ये फॉलो करते हैं वो. तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी एग्जाइल हुआ, काफ़ी रेफ्यूजीज आए, कुछ इंडिया में आए, बहुत सारे देशों में भी गए, नेपाल में गए, कुछ आपके पाकिस्तान में गए, कुछ अफगानिस्तान में गए, अफ्रीका में भी आपको मिल जाएंगे टिबेटन रेफ्यूजीज. चाइना क्लेम करता है कि तिब्बत जो है उसकी मदरलैंड का हमेशा से पार्ट रहा है फ्रॉम एजेस, एंड कॉल्स आउट इंडिया का अरुणाचल प्रदेश को भी वो साउथ तिब्बत बुलाता है. तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो एक इस तरीके का क्लेम करता है. अब हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट इन एग्जाइल, इसका क्या मतलब है. तो क्या हुआ कि आफ्टर दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर इनटू इंडिया, जैसे ही दलाई लामा इंडिया में आए, 14th दलाई लामा ने क्या किया, जो
उन्होंने जो आपने शुरुआत में पिक्चर देखी थी, वो बेसिकली 14th दलाई लामा है, जिनको चेहरे से भी जानते हैं। वो बोध गया में गए, उन्होंने एक आउटलाइन किया, एक प्रोग्राम बनाना एस्टैब्लिश किया। उन्होंने सोचा कि कुछ किया जाए। उन्होंने एक प्रोग्राम की स्थापना करना शुरू किया। उसमें उन्होंने क्या सोचा कि एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस से भरा हुआ एक इलेक्शन कंडक्ट किया जाए और एग्जाइल में जो गवर्नमेंट बनेगी, यानी कि उनके तिब्बत से हट के जो इंडिया में गवर्नमेंट बनेगी, उसका एक जो भी प्रैक्टिसेस होंगी वो एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस फॉलो होंगी। तो इसके लिए क्या हुआ कि बेसिकली 3 एक्साइल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए हर 3 प्रोविंसेस से। तो हर 3 से 3 चुने गए, यानी कि टोटल 9 जो हैं, दे वर बेसिकली सिलेक्टेड एंड 4 रिलीजियस स्कूल से एक-एक सिलेक्ट किया गया। तो 9 सिलेक्ट हुए एंड 9 प्लस 4 13, टोटल 13 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट किया गया। इनको डेप्यूटीज कहा गया। एंड उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ, दैट वाज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ कमीशन ऑफ टिबेटन पीपल्स डेप्यूटीज। इसका फॉर्मेशन हुआ। ये कब फॉर्मेशन हुआ? दिस वाज बेसिकली आफ्टर दिस, जब वो यहाँ पे इंडिया में आए उसके एक साल या कुछ महीने बाद इन्होंने ये शुरू किया। उन्होंने ओथ लिया एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन करने का और एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करने का उन्होंने शुरुआत की। तो 14th दलाई लामा हमेशा ये बिलीव करते थे कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स उनको बेस्ट सूट करते हैं और तिब्बत की प्रोग्रेस के लिए, तिब्बत को चेंज करने के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस। तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे हमेशा विश्वास रखते थे। और आपको ये भी जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि तिब्बत चाइनीज ऑक्यूपेशन के पहले या चाइनीज ऑक्यूपेशन के बाद भी कभी भी उसमें डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हुई। पर 14th दलाई लामा का ये मानना था कि उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन ये इंडिया में स्टैब्लिश हुआ। ये पूरा अब मैं जो बात करूंगा ये इंडिया से रिलेटेड होगा। एग्जाइल्ड गवर्नमेंट जो इंडिया में फॉर्म हुई, उसके बारे में बात की जाएगी। सो एक सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर्मेशन हुआ, जिसके 3 पार्ट थे: जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर का जो पार्ट था उसको हम टिबेटन पार्लियामेंट इन एग्जाइल कहते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि टिबेटन पार्लियामेंट इन एग्जाइल क्या है। तो ये एक लेजिस्लेटिव हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि लेजिस्लेचर के अंदर आती है, जो कि सेटअप हुई है सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। करंटली 16th पार्लियामेंट फंक्शन करती है। इनके भी 5-5 साल पे इलेक्शन होते हैं और इसके जो अभी मेंबर्स हैं दैट इज 45। तिब्बत गवर्नमेंट जो है, इसका जो हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे तो ये मैक्लियोडगंज में है, जो कि बेसिकली हिमाचल प्रदेश में लाई करती है। धर्मशाला सबने नाम सुना होगा और काफ़ी फेमस भी है दलाई लामा, क्योंकि एक हमारे देश के लिए भी काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, काफ़ी सपोर्ट किया है। इंडिया ने भी उनका काफ़ी सपोर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से उनकी एक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म हो गई, जो कि हिमाचल प्रदेश के एक शहर जो कि धर्मशाला है वहाँ से रन होने लग गई। ये गवर्नमेंट बेसिकली टिबेटन रेफ्यूजीज के लिए, उनके लिए स्कूल सेटअप करना, उनके लिए कॉलेजेस सेटअप करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इन सब पे ध्यान देती थी। फिर क्या हुआ कि तो इन चीज़ों से रिलेटेड 1991 के आसपास उन्होंने अपना खुद का चार्टर बनाया, यानी कि दिस इज बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इन्होंने क्या किया कि इस तरीके का आप देख सकते हैं, इस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया। इसी से उन्होंने ये सोचा कि जो भी प्रिंसिपल्स वो फॉलो करेंगे इससे बाहर नहीं होंगे, एंड दैट वेयर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। अगर मैं बात करूं कि द ब्लू बुक बेसिकली एक अलायंस है। यहाँ क्या होता है कि जो भी डोनेट करना चाहें, जो भी तिब्बत की हेल्प करना चाहें, उनको एक ब्लू बुक दिया जाता है। इसका फॉर्म भी होता है, ये सॉलिडेटरी अलायंस मेंबरशिप का फॉर्म होता है जो कि भरना होता है। तो इसके हिसाब से आपको कुछ डोनेट करना पड़ता है और आप उसके मेंबर बन जाते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये इनकी वेबसाइट है, टिबेटन पार्लियामेंट इन एग्जाइल। यहाँ पे इनकी इनकी अगर मैं एक्टिवनेस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं अक्टूबर 20, अक्टूबर 19, तो काफ़ी एक्टिव है ये। और TPIE इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। तो काफ़ी पब्लिकेशन भी लॉन्च करते रहते हैं ये और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये उतना ज़्यादा डोमिनेटिव इफेक्ट नहीं दिखा पाते, बल्कि ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और यूएस भी इनका काफ़ी सपोर्ट करता है, जो कि हम आगे देखते हैं। तो यूएस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रही है, क्योंकि चाइना को एज अ वर्ल्ड सुपर पावर कभी भी यूएस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसीलिए आप देख सकते हैं कि 16 अक्टूबर का ये आर्टिकल है कि हिस्ट्री इज मेड टुडे। टिबेटन गवर्नमेंट के जो हेड हैं
हेड इन गवर्नमेंट इन एग्जाइल के जो हेड हैं, वो यूएस के तिब्बत इन्वॉय से मिले। वो व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय कि इन्वॉय से मिले? इसका मतलब क्या हुआ कि यूएस कहीं न कहीं तिब्बत के जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है उसको डायरेक्टली सपोर्ट करता है। और आपने ये भी सुना होगा कि कुछ फंडिंग भी की जा रही है। फंडिंग भी की जा रही है जिसका मतलब कि कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको दिए जाते हैं। ये अभी कुछ हाल-फिलहाल का ही फंडिंग हुई थी इस पिछले महीने आई गेस, जहाँ पे यूएस ने कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफर किए थे। सो यूएस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इसमें एंड यूएस इनको आज से नहीं बहुत पहले से सपोर्ट करता है। तो ये तो बात रही यूएस की, फॉरेन की। अब हम बात करेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है। तो इंडिया कभी भी ओपनली सपोर्ट नहीं करता, रिकॉग्नाइज नहीं करता तिब्बत को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और नाइदर दलाई लामा वांट्स इट। व्हाट डू यू मीन बाय कि दलाई लामा भी नहीं चाहते? तो इसका मतलब ये है कि दलाई लामा ने भी कभी ये नहीं कहा कि हमको एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है। उनका मानना है कि जो चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस है, उनका ये मानना है कि जो चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से जो संस्कृति है वहाँ की जो भी मोनास्ट्रीज़, कल्चर, उसको डिस्ट्रॉय किया है उन्होंने। तो एक ऑटोनॉमस रीजन के तौर पे वो उभरे एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको एज़ इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए और गवर्नमेंट में उनको रूल करना है, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग इन एग्जाइल, जो गवर्नमेंट फंक्शन करती है एग्जाइल में, उसको सपोर्ट करना चाहिए। कुछ अवार्ड्स एंड डेकोरेशंस हम अवार्ड कर सकते हैं ये अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। हम यूएन में जा सकते हैं, यूएन को अप्रोच कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि देखिए तिब्बत जो है वो एक स्वतंत्र कंट्री है। तो उससे क्या होगा कि अगर हम ऐसे स्टैंड रखते हैं तो ये जो छोटे-मोटे विवाद होते हैं हमारे ये अक्साई चीन इलाके में या अरुणाचल प्रदेश इलाके में, कहीं न कहीं थोड़े बहुत सप्रेस होंगे। तिब्बत और ताइवान, ताइवान पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। इनका जो इश्यू है ना, ये हैंड इन हैंड जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स चाइना में भी हैं जिसको अगर हम रेज़ करें, तो हमारा भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत मजबूत हो सकता है। और भारत का एक स्टैंड मजबूत होना मतलब एक दुनिया की नज़र में ये दिखाना कि भारत कहीं पीछे हटने वाला नहीं है, वो भी एक स्टैंड ले सकता है। और सीपीईसी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चाइना बना रहा है वन चाइना पॉलिसी के अंडर, उसको भी हमको कंडेम करना चाहिए। क्योंकि इसको कंडेम करने से ही जो तिब्बत की जो पॉलिसी है, तिब्बत की जो क्योंकि तिब्बत की जो सीपीईसी बन रहा है दैट इज़ बेसिकली गोइंग फ्रॉम इंडिया, जो हमारा पीओके वाला पार्ट है। तो हम देख सकते हैं कि किसी हमारे ही पार्ट पे कब्ज़ा करके अगर कोई सीपीईसी बना रहा है, तो इसके विरोध करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अगर हम इसका विरोध करते हैं तो तिब्बत का भी जो मामला है वो कहीं न कहीं सुलझ सकता है। तो इसीलिए ये स्टैंड तो इंडिया को ज़रूर लेना चाहिए। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच कि